अस्सलाम वालेकुम। लम्स लाइव के 41वें सेशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। अगर आपने हमारा कोई एक सेशन मिस किया है, मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ, आज भी दोहराऊंगा, तो वो तमाम सेशन जो हैं वो फेसबुक पे भी मौजूद हैं और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। बहुत जहन साज गुफ्तगू हुई उसमें, बहुत सारे शुरका, बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे मौजूआत। जो आज का हमारा मौजू है, मुझे ऐसे महसूस होता है कि इस मौजू के ऊपर इस मुल्क में बहुत कम गुफ्तगू होती है और इस मौजू के ऊपर अमल होना तो खैर बहुत ही कम है। हमारा आज का मौजू है आर्ट एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान, प्रैक्टिस एंड स्कोप। और हमारे साथ जो शुरका मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, उनका पेश की बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर सलीमा हाशमी साहिबा मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं, कल्चरल राइटर हैं, पेंटर हैं। 50 साल हो गए तालीम के शोबे से, आर्ट के शोबे से मुंसलिक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर नाजिश अताउल्ला साहिबा मौजूद हैं, पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं और इनकी भी जो एक एक्सपीरियंस है वो करीबन 50 साल पे मुहित है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया जलील हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एनसीए यानी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की। राबिया, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्टर रजिया सादिक साहिबा, एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन लम्स की। सो वी हैव अ पावर हाउस ऑफ पीपल टुडे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीमा हाशमी साहिबा, सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं एक पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ एक आम आदमी हूँ इस मुल्क का। उससे प्राइवेट स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए आर्ट की क्लास हुआ करती थी और एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ ड्रॉ करती थी जो हम कॉपी करते थे। और 10 साल हमने यही सोचा कि शायद हफ्ते में आधा घंटा मिस नाहीद आएंगी और वो एक बग्स बनी बनाएंगी जो मुझसे नहीं बनेगा और बस खत्म हो जाएगा। मुझसे आपसे ये पूछना है कि ये आर्ट किस बला का नाम है और इसकी अहमियत क्या है स्कूलों में या तालीम में? आपने बड़ी अच्छी बात की और जो आपने किस्सा सुनाया है ना, वो मेरे ख्याल में ज्यादातर पाकिस्तान के बच्चों की तालीम में को जो हिस्सा होता है, जिसको हम फन कहते हैं या आर्ट कहते हैं, वो इतना ही बस ये चुटकी भर ही होता है। हालांकि अगर आप मुझे पूछें कि आर्ट और जिंदगी का क्या ताल्लुक है, आपस में उनका क्या रब्त है क्या, तो मैं कहूंगी कि भाई ये वही है कि भाई जिंदगी जो है नामुमकिन है आर्ट के बगैर, और ना ही तालीम मुमकिन आर्ट के बगैर। लेकिन हमने उसको अलहदा कर दिया है कि जैसे इसका कोई हिस्सा ही नहीं है तालीमी निज़ाम में, या जिस तरह से एक तालीमी प्रोसेस होता है उसमें। तो जो कि मेरी नज़र में एक अजीब सी बात है, क्योंकि देखें हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पे फन की, आर्ट की जो तारीख है वो 4000 साल पुरानी। हम बहुत जोश और खरोश से कहते हैं कि जी वो वादी सिंध की जो तहजीब थी वो कितनी अजीब व गरीब चीज़ थी, और हम बहुत शौक से म्यूजियम्स में जो सजी चीज़ें हैं, वो सील्स हैं, वो तस्वीर हैं, वो छोटे छोटे फिगरीन्स हैं, और हमने कभी ये नहीं सोचते कि भाई ये भी उस जमाने के फन का ही नमूना है, जिनका उस जमाने की जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक था। तो हमने अपना ताल्लुक जो है वो एक तरह से मुनक़ता कर दिया कि भाई नहीं हमारा, हालांकि वो सिलसिला जारी है, 4000 साल से जारी है, और ना हम चाहें या ना चाहें ये हमारे डीएनए का हिस्सा है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। देखिए आजकल जो है ना तरीका कार ये होता है कि भाई शायद ये कोई ऐसी चीज है जो कि एक बिखरे बिखरे बालों वाला इंसान जो है कभी कभी ब्रश में हाथ लिए हुए और कुछ फिरता हुआ रंग जो है वो करते, तो वही आर्ट होता है। ऐसा नहीं है। तालीम में हम अगर कुव्वत नजर हमारे पास है, बसरी हमारे पास कुव्वत है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और ना चाहते हुए ना जानते हुए हम एक्चुअली फन को, आर्ट को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। जब आप सुबह तय करते हैं ना कि आपने टाई कौन सी लगानी है इस कमीज के साथ, तो आप अपनी वो जो हिस्स है उसका इस्तेमाल करें। तो लिहाजा ये कह देना कि भाई हफ्ते में एक दफा जो खातून थी बेचारी, जो आप पे मुसल्लत की जाती थी, जिन्होंने आपका पूरा नजरिया ही बिगाड़ दिया, सिर्फ वो आर्ट है? बिल्कुल भी नहीं। आर्ट वो सब चीजें हैं जो हमारे उठने बैठने में भी शामिल है, चाहे शऊरी तौर पे चाहे ना। लेकिन मेरे ख्याल में कि तालीम में
उस सोच का, उस हिस्स का, उस तरीका कार का, उसको हिस्सा देना जो है बहुत लाजमी है। और इसी वजह से मेरे ख्याल में बहुत से शोबों में हम ज़रा पीछे रह गए हैं, क्योंकि ये जो है ख़ास हिस्स है एस्थेटिक्स की, फ़नून लतीफ़ा की, ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत, बाकमाल और जमालियात से भरने की, उसको हमने सोचा कि इसमें इसका तालीम में कोई हिस्सा नहीं। शायद तालीम में सिर्फ पिटाई जो है वही उसी का हिस्सा है, इसके अलावा नहीं। तो बिल्कुल हिस्सा है, और हफ्ते में एक दिन 45 मिनट से गुजारा नहीं होगा। अगर हमने ये तय कर लिया है दफा कि भाई हम तहजीब याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़े होना चाहते हैं, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। अभी तक तो लगता है कि हमने तय नहीं किया ये कि हमें तहजीब याफ्ता बनना है। हमने इस बात पे जिक्र तो बहुत किया है, लेकिन तय शायद नहीं किया। नाज़िर अताउल्लाह साहिबा, सलीमा साहिबा समझती हैं कि जिंदगी जो है वो आर्ट के बगैर नामुमकिन कह लें या नामुकम्मल कह लें। आप विजुअल लर्निंग से आपका ताल्लुक रहा, 50 बरस हो गए, बड़ी मुख्तसर सी तारीख बताएं विजुअल लर्निंग की, और ये क्यों जरूरी है? अभी एक अच्छी पेंटिंग है तो होगी, मुझे क्या फायदा उससे? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ताकि मैं 2 पैसे घर लेके आऊं और जाके मैं नेस्ले का दूध पीऊं। मुझे कोई पेंटिंग वेंटिंग प्रिंट मेकिंग से क्या लेना देना है, अनलेस मैं नौकरी करूं जाके कहीं किसी बड़े से ब्रांड में। देखिए अदील, असल में मसला जो है वो ये है कि जो मिसेस हाशमी हमें बता रही थी, वो एक पूरी लंबी हिस्ट्री उन्होंने हमें पूरा एक बैकग्राउंड दिया, जो कि हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और किसी भी मुल्क के कल्चर का हिस्सा है। बात यह है कि हम अगर चले जाएं पिछले समझे 150-200 साल पहले, जबकि यहाँ पे एक अंग्रेजों का दौर था, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे एक स्कूल सिस्टम के करिकुलम भी बनाए, इदारे भी बनाए, और उसके अंदर बहुत सारे शोबे थे जो उन्होंने पढ़ाए सिखाए, और उसकी वजूहात थी। और वजूहात मिसाल के तौर पे ये हमें सबको मालूम है कि जी उनको जरूरत थी बाबू लोगों की जो कि अंग्रेजी पढ़ लिख सकते थे, तो उन्होंने फिर एक खास किस्म का करिकुलम बनाया जिससे वो बाबू पैदा किए उन्होंने। इसी तरह से जब उन्होंने बनाए ऐसे इदारे जहाँ पे उनको ड्राइंग मास्टर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने इदारे ऐसे कायम किए जहाँ पे वो ड्राइंग सिखाने के लिए कुछ असातिज़ा थे। अब आप ये पूछे कि भाई ये क्यों थे? फिर एक और चीज भी जो है, जो कि और देखने वाली चीज है, वो ये है कि जो हमारी पूरा एक कल्चरल हेरिटेज जिसे हम कहते हैं, अगर उसमें हम देखें तो हमारे यहाँ जिस तरह के अब अंग्रेजों की या वेस्टर्न सोच की या उनके सिस्टम्स में उन्होंने अलग अलग करके कंपार्टमेंटलाइज कर दिया कि साहब ये डिजाइन है, ये आर्ट है, ये क्राफ्ट है, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ जो ये पूरी इस तरह की जो एक जिसे कहते हैं ना एक अप्रोच थी, वो एक ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच थी। अगर आप एक गांव के अंदर चले जाएं तो उस गांव में आप देखते कि वहां पे एक मोची भी था जो कि बहुत उम्दा जूते बना रहा होगा। एक आदमी वहां पे एक जो लाहा भी था जो कि कपड़े बुनता होगा और बहुत खास किस्म की वो बना रहा होगा खेस वगैरह जो कि जिनको हम ओढ़ते भी हैं, आज तक हम इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। हर शख्स का हर शोबे की कोई जरूरत थी और अहमियत थी उस सोसाइटी के लिए। अब अगर आप मजीद उसके अंदर जाएं तो आप ये देखते हैं कि ये सब चीजें जो थी इनमें एक किस्म का रब्त था, एक इंटीग्रेशन था। और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि विजुअल आर्ट जो है या विजुअल लर्निंग जो है, मैं विजुअल आर्ट भी नहीं कहती, विजुअल लर्निंग जो है उसकी क्या अहमियत है, उसकी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ अब बिल्कुल एक एजुकेशनिस्ट के हवाले से कि जहाँ पे पूरा एक किस्म का एम्फेसिस रहा है रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, यानी कि द 3 R's जिसको कहते हैं कि साहब ये 3 चीजें आनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें जो हैं आप सीख लेंगे या जो भी जिस तरीके से भी आप सीख लेंगे तो आप एक लिटरेट किस्म के शख्स बन जाएंगे, बेहतरीन बाबू बन जाएंगे आप। मगर हम ये कहते हैं कि एक फील्ड है जो कि पूरी इवॉल्व हुई है,
बहुत इसकी लंबी हिस्ट्री नहीं है, समझे पिछले 200 साल में, जिसको आप कहते हैं आर्ट एजुकेशन। ये एक खास फील्ड है। और उसके साथ साथ आप ये भी एक फील्ड है जिसको आप कहते हैं आर्ट्स इन एजुकेशन। इसके बारे में भी हमको किसी वक्त इसी सेक्शन में बात करनी चाहिए। मगर जब हम आर्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो हम वो विजुअल लर्निंग की बात करते हैं जिसकी अहमियत उतनी है जितनी की न्यूमरेसी, लिटरेसी और अरिथमेटिक की है। तो हम सब लोग जो कि इस फील्ड से हमारा जो ताल्लुक रहा है और जो हम जोर जोर से चीख रहे हैं, जिस फोरम पे भी पहुंचते हैं हम ये शोर मचाते हैं और हम कहते हैं साहब जरा विजुअल लर्निंग की तरफ तो आप रुजू करें अपने आप को, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में और रह रहे हैं इस वक्त 21वीं सदी में, जबकि विजुअल का जो एक जो भरमार है इमेजेस का और इस सब चीज का जो कि हमारी जिंदगी के साथ उसका ताल्लुक है, तो इसको हमारी इस आर्ट एजुकेशन की फील्ड के साथ जोड़ के और बाकी की लर्निंग के साथ हमारा ख्याल है कि इसको भी एक उसका हिस्सा बनना चाहिए। डॉक्टर रजिया, आर्ट इन एजुकेशन की भी मुझे बात करनी है अगले राउंड में, लेकिन मुझे पहले आपसे ये पूछना है कि शायद कोई शख्स होगा जो अकेले कमरे में बैठ के आर्ट या साइंस सीख लेता होगा, न्यूटन की तरह का कोई पागल होगा, लेकिन जब तक अच्छा उस्ताद ना मिले, आर्ट्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो, तो तब तक सीखना बहुत मुश्किल है। उसको टीचर कह लें, उसको मेंटोर कह लें, उसे कोच कह लें, उसको जो भी जी चाहे कह लें। हमारे यहाँ पे अच्छे उस्ताद को बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। ये अच्छा उस्ताद जो है ये क्या ऊपर से उतर के बना बनाया मिलता है, या इसके लिए कोई तरबियत देने की जरूरत है उस्तादों को? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरी बेटी के 6 A's आते हैं और एक मजमून में उसका C आता है, तो बजाय ये कि मैं उसको डांटूं, कह रहे भाई तुमने ये क्या किया है, हमें तो उस्ताद को पकड़ना चाहिए कि भाई एक बच्चा है जो सब में A लेके आता है, तो तुम क्या पढ़ाती हो कि तुम्हारे मजमून में उसका C आता है? पर हम उस्ताद तक तो पहुंचते नहीं है, हम तो सारा का सारा मलबा डालते हैं तालिब इल्मों पे। How do you make a good teacher? Are they God given or can you kind of sculpt them? थैंक यू अदील, बहुत मुश्किल और अच्छा सवाल आपने पूछा है। आई थिंक के आई टेंड टू बिलीव कि ज़्यादातर आप डेवलप कर सकते हैं चीज़ों को, और सीख तो आप कुछ भी सकते हैं, बुरी चीज़ें भी अच्छी चीज़ें भी। सो ऐसा नहीं है कि बुरे टीचर्स जो हैं वो कुछ सिखाते नहीं, सिखा सकते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज कि हम वो सीखना चाहते हैं या अपने बच्चों को डू वी वांट कि वो सीखें या नहीं। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ इसमें 3-4 चीज़ें हैं, या 2-3 चीज़ों का ही मैं अभी जिक्र करती हूँ टाइम के हवाले से। सो वन थिंग तो है कि आर्ट एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे और मजमून या बहुत सारे और डिसिप्लिन्स या फील्ड्स जो हैं उनकी नॉलेज को डेवलप करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द अनफॉर्चुनेट थिंग कि जैसे प्रोफेसर हाशमी ने पॉइंट आउट किया, और एक तरीके से कि अलग हो गया है आर्ट और डिसिप्लिन से, और प्रोफेसर ताउला ने कहा कि हमारी जो एवरीडे लाइफ थी उसमें वो बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक तरीके से था शुरू में, लेकिन एजुकेशन सिस्टम्स और करिकुला और पढ़ाने के तरीकों ने और बहुत सारी और चीज़ों ने, ग्लोबल कल्चर्स के इन्फ्लुएंस से भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ कंपार्टमेंटलाइज हो गई और अलग अलग हो गई। सो उस वजह से आई थिंक कि पढ़ाने, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन आर्ट इज़ वन ऑफ दोज एरियाज जो एक सॉर्ट ऑफ इन्फेमस है बहुत लिमिटेड तरीके से भी पढ़ाने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से भी। सो टीचर के हवाले से आई थिंक कि कॉन्स्टेंटली पढ़ना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, पढ़ना, चीज़ें देखना, फिल्में देखना, अपने अंडरस्टैंडिंग के आर्ट सिर्फ पेंटिंग और ड्राइंग नहीं है, इसमें और बहुत सारे जो एरियाज ऑफ नॉलेज हैं वो ओवरलैप करें। अगर आप आजकल आर्ट प्रैक्टिस को देखें, यहाँ प्रैक्टिशनर्स भी बैठे हैं इस पैनल में, सो आर्ट प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड और एक लफ्ज़ यूज़ होता है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इंटरडिसिप्लिनरी होता जा रहा है। सो उस हवाले से कोई आर्ट टीचर आज अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई टीचर जो आर्ट्स के साथ पढ़ाना चाहता है वो एक नैरो विजन
کو نہیں رکھ سکتا ہے. سو اول تو یہ ہے کہ وہ اپنی نالج بڑھائے. دوسری بات ہے آئی تھنک کہ کولیبریشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹیچرز کے لیے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی انسان اکیلے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بند کمرے میں کسی حد تک ہی وہ سمجھ اور اپنی انڈرسٹینڈنگ یا انفارمیشن کو بڑھا سکتا ہے, لیکن جب تک وہ انٹریکٹ نہیں کرے گا ایک کمیونٹی کے ساتھ, چاہے وہ کمیونٹی ٹیچرز کی ہو, اسٹوڈنٹس کی ہو, کالیگس کی ہو اور ڈسپلنس کے کالیگس کی ہو, تو وہ ایک ہولسٹک ویژن کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے. میرے خیال سے وہ اچھا ٹیچر بن سکتا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ مجھے یاد آ گیا. رابعہ, I'll come to you in just 1 minute, I promise. میں ملنے گیا سید باب علی صاحب سے جو کو فاؤنڈر ہیں لمز کے. تو وہ قصہ سنا رہے تھے کہ ان کا ایک دوست پروفیسر جو امریکہ میں ہوتا ہے, کیمسٹری کا پروفیسر ہے, وہ چھٹیوں پہ تھا. تو 1-2 سال کے بعد واپس آیا تو انہوں نے پوچھا بھائی تم کہاں گئے تھے 1 سال سے؟ کہنے لگا میں شیکسپیئر زبانی یاد کر رہا تھا. تو بابا صاحب نے پوچھا بھائی تم تو کیمسٹری کے پروفیسر ہو, تو تم شیکسپیئر یاد کرنے چلے گئے اتنے 100 سالوں کے بعد؟ تو اس پروفیسر نے کہا کہ I realize you can't do chemistry until you know Shakespeare. تو جو آپ نے وہ لفظ استعمال کیا نا انٹر ڈسپلنری, تو پتہ نہیں آپ کیا چیز سیکھتے ہیں تو اس سے ذہن کا کون سا خلیہ کہیں اور جا کر کھل جاتا ہے. تو وہ بہت دلچسپ بات ہے. رابعہ, are you a good teacher? That's my first question. I'm going to ask you an even more difficult. You think you... If at all, I think everything I do converges into my teaching. So it's one of the most precious things for me. I don't know if I'm a good teacher or not, but this is something that has been a part of me since many, many years. Everything just comes towards it. So I do work hard towards it. Okay. So my question is, what challenges do you face teaching art in Pakistan? جہاں پہ 1 سیکنڈ لگتا ہے, والدین کہتے ہیں یہ کام فضول ہے, 1 سیکنڈ میں اس کو میراثی کا لیبل دے دیتے ہیں, 1 سیکنڈ میں کوئی گالی نکال دیتے ہیں, 1 سیکنڈ میں کوئی فتویٰ لگ جاتا ہے. میتھس کے اوپر, انگریزی کے اوپر, سائنس کے اوپر کبھی فتویٰ نہیں لگتا. کبھی والدین نہیں کہتے بھئی یہ کیا ہے, تم بھوکے مرو گے, یہ کیا ہونک ہے. لیکن آرٹس ایک ایسی چیز ہے کہ ذرا سی دائیں سے بائیں ہو تو والدین بھی نروس ہو جاتے ہیں اور سوسائٹی بھی نروس ہو جاتی ہے. مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میرا خاندان بھی نروس ہو جاتا ہے میرے بارے میں. So what are the challenges that you face as a teacher or as a learner also, practitioner also? You see, there are two maybe parts to this answer. One is when you're dealing with K through 12 school education and the kind of art that is taught there, and the other is higher education where jo students wahan pe aate hain, enroll karte hain, wo automatically us clarity se aa rahe hote hain ya us intention se aa rahe hote hain ki they've got to do something in the arts or liberal arts or humanities. So I guess K through 12 school education mein it becomes challenging for parents to convince convince parents about the importance in a way that you see, I think it's the responsibility. I do feel there is a lot on the teacher. اب وہ کس طرح ان کو سمجھاتے ہیں, کس طرح ان کے برینز کو مولڈ کرتے ہیں, the parent and the student alike, that is extremely important. And developing a vocabulary for it, I think, is extremely important. جب تک آپ خود اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں, I'm talking about a school teacher who really very frankly doesn't know the possibilities and the domain and the expanse of this thing called the arts. وہ خود ان کی اتنی limited understanding ہوتی ہے, and I really don't understand کہ وہ خود اس بات کو کیسے convey کر سکتے ہیں until they do realize themselves the importance and the expanse. For higher education, I think students already are coming in with that clarity. But having said this, different institutions کی different philosophies ہیں, اور اس کو دیکھ بھال کے جب وہ آتے ہیں تو ان کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جب وہ ایک unexpected institution میں land کر جاتے ہیں and they have other kind of perceptions of what that institution will give, تو شروع میں struggle وہ کرتے ہیں. But I guess it really kind of boils down to the philosophy of the teacher plus the administration and how they kind of are managing the discourse of the 4 years. But having said this, I do just want to reiterate that art is really a way of being, and to be able to understand that sometimes the most beautiful things come in the most subliminal ways, aur hum realize nahi karte hain. And creative expression is the most intuitive, the most it's a need of how we live. And jab insan
बोलने से पहले वो ड्रॉ करना सीखता है, चलता ही है जैसे तो वो डांस करना सीखता है. So you see, creative expression is a very biological need. अभी pandemic में भी there were so many people who reverted to poetic expressions, not even realizing that they are kind of building on their very artistic creative ability. And I think that realization is important. We do it all the time, but uski realization I think bahut zaruri hai, and that is where the role of a good teacher or a good mentor comes in. Not like a teacher, but someone who can kind of really make people understand how it is penetrating our lives. You know, this phenomena. जिन लोगों ने नई चीजें सीखी पैंडेमिक में, उनको अंदर ही रहना चाहिए. मुझ समेत मैंने 1000 शेर याद कर लिए उस 6 महीने में. मिसेस हाशमी, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, लेकिन आई एम गोइंग टू इंडल्ज अ लिटिल बिट. What is imagination? Imagination is a thing which only human beings have, and I think that also differentiates us from other animals. तो आर्ट के ऊपर एक ये इल्जाम है या उसकी खूबी है कि उसे इमेजिनेशन जो है वो फैलती है कि आप पत्ते को भी देख के खूबसूरत महसूस करते हैं, आप एक चिड़िया को देखते हैं तो आपके ज़हन में कुछ शेर आ जाता है, खुशबू सूंघते हैं तो आप दुनिया में कहीं और पहुंच जाते हैं. ये इमेजिनेशन किस बला का नाम है? हाउ डू यू एक्सपैंड or work or protect your imagination? देखिए, एक लफ्ज है खूबसूरती. पता नहीं क्यों हम इससे डरते हैं. मेरे ख्याल में एक कौमी सतह पे हमें बड़ा खौफ आता है इस लफ्ज से. यू नो, हम कहना नहीं चाहते. हालांकि जो चीज आपने कही है कि भाई हर जानिब कोई ना कोई चीज, छोटी से बड़ी हो, आपने तो बड़ी कुदरत की ऐसी चीजें की. मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह से सुबह सूरज की शुआएं जो हैं दीवार पे पड़ती हैं और जो साए जो निखरते हैं, वो इतनी खूबसूरत चीज है. लेकिन ये है कि आप सही कह रहे हैं कि भाई, लेकिन उसके लिए नजर भी चाहिए, और वो जिसको आप इमेजिनेशन कह रहे हैं कि भाई तखय्युल किस तरह से बढ़ा. तो वो जो उस्ताद जो आपके जिम्मे पड़ गई थी, जिसने आपके तखय्युल के साथ कुछ नहीं किया, वो एक बड़े मजे की चीज होती है. मैंने 5 साल के बच्चों को 3 साल तक पढ़ाया, और उनको मैंने आर्ट के जरिए ज्योग्राफिया भी पढ़ाया, तारीख भी पढ़ाई, मैंने उनको मॉडर्न मैथ्स भी पढ़ाया. यू नो, एक दफा स्कूल इंस्पेक्टर आई और उसने देखा कि मैंने बच्चों से डब्बे घर से मंगाए थे, वो जो फेंक देते हैं विम के डब्बे और फलाने, उनको जोड़ जोड़ के तो एक बहुत बड़ा सा अजदहा बनाया. और उसमें था कि भाई ये चीज जो है ये क्यूब से बनी है, ये सिलेंडर से बनी है, ये वो वगैरह वगैरह. तो इंस्पेक्टर कहने लगी पहली दफा जो है मैंने मॉडर्न मैथ्स इस तरह से देखा है कि भाई इस तरह. तो वो चीज जो है कि भाई आप पढ़ा कुछ और रहे हैं, लेकिन बच्चे की जो मुशाहिदे हैं, जो देखने की कुव्वत है, जो मटेरियल को समझने की कुव्वत है, उस सब को इतना मौका दे रहे हैं कि वो खुद तय करे. मुझे याद है कि एक दफा एक बच्चे ने मुझे में काफी गंदा सा कपड़ा था जो कि झाड़न के तौर पे इस्तेमाल होता था, उसने उठा के यूं करके और अपने हाथ पे डाल दिया और यूं कर रहा था. और मैं जब कहने लगा, मिसेस हाशमी, आई गॉट ए गोस्ट. तो ये है कि भी आप ये जो हिस्स होती है बच्चों में, 2 और 2 मिला के और 11 बनाना, वो हम मार देते हैं. आर्ट एक वाहिद चीज है जो कि रट्टे से नहीं चल सकती. बाकी आप सब चीजें ठूस दें, यू नो, उस जो चीज आपके सामने जो बच्चा है, और कहें कि भी रट्टे से याद करो, लेकिन आर्ट ऐसे नहीं हो सकता. आर्ट बच्चे को वो वुसअत बख्शता है जिसके जरिए वो अपने आप को खंगालता है, दुनिया को गौर से देखता है, और एक चीज से दूसरी चीज को मिलाना, मुआजना करना, तय करना, बड़ी चीज क्या है, छोटी चीज क्या है, खुरदरी क्या है, मुलायम क्या है, वगैरह वगैरह. जो लफ्ज हैं वो भी बढ़ते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा, यू नो, उसमें थोड़ी सी पुख्तगी आती है, और बच्चा जो है वो ये इस किस्म के जो सबक होते हैं ना, वो कभी भूलते नहीं. सो लिहाजा मैं तो यही फरियाद करती हूँ पढ़ाने वालों से, और जो लोग बनाते हैं, निसाब बनाते हैं, कि उसमें इतनी जगह होनी चाहिए कि बच्चे खुद तय करें
کہ دنیا کیا ہے, اس میں کس طرح سے رہنا ہے, اس کے بارے میں جتنے جو حقائق ہیں وہ کس طرح سے حاصل کرنے, اور اگر ایسا ہے تو پھر تخلیقی عمل شروع ہو جائے گا اور وہ ساری عمر جاری رہے گا, چاہے وہ ڈاکٹر بنے گا, چاہے انجینئر بنے, چاہے سائنسدان بنے, اور چاہے موسیقار بنے. ان سب میں وہ موقع ہوگا کہ آپ نئی چیز دریافت کریں, جو آپ کو کہی گئی ہے اس پہ انحصار نہ کریں, بلکہ خود نئی چیز دریافت کریں, اور کوئی نہ کوئی اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی اس میں اس کے تخیل کا کوئی رول ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ اگر ہم سوچیں کہ بھئی تعلیم میں اس کا کیا حصہ ہے, تو بہت زیادہ حصہ ہے. طاولہ نے کہا تھا کہ بھی آج کل تو بھرمار ہے ہر طرف, دیکھیں ہر ایک کے ہاتھ میں یہ شیطانی چرخہ ہوتا ہے, اور اس میں سب سے اوپر ایک تصویر ہوتی ہے, اور آپ پسند کی تصویر جو ہے وہ طے کر لیتے. وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ تصویر زیادہ پسند آئی؟ کتنی تصویریں تھیں جو آپ نے رد کی اور پھر وہ طے کیا کہ نہیں یہ تصویر ہے جو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ دیکھنی چاہتی ہوں. تو ہر لمحے, ہر قدم پہ آپ کو آرٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم اس کا احساس نہیں دلاتے تعلیم کے ذریعے, تو وہ کچھ کچا پکا سا رہ جاتا. میرے تو خیال میں امیجنیشن میں تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں, کوئی حدیں ہے ہی نہیں, بشرطے کہ آپ تیار ہوں کہ بھئی آپ نے اس راہ پہ گامزن ہونا ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا imagination is more powerful than knowledge. Knowledge تو acquire کر لیں گے, but imagination is very important. ناجر صاحبہ, ریسنٹلی ایک صاحب کا انتقال ہوا, ان کا نام تھا سر کین رابنسن, اور ان کی ایک بڑی مشہور ایک ٹیڈ ٹاک ہے, ڈو اسکولز کل کریٹیوٹی, اور وہ اس میں آرگو یہ کرتے ہیں کہ ایکچولی اسکولز ایجوکیٹ کڈز آؤٹ آف دیئر کریٹیوٹی. تو آپ نے ذکر کیا پچھلے راؤنڈ میں کہ آرٹ ان ایجوکیشن, آرٹ ایجوکیشن تو چلو ایک کلاس ہوگی ہفتے میں, تو what is this art in education? What does that mean? میں نے اصل میں یہ کہا تھا آرٹس ان ایجوکیشن. میں نے پہلے تو کہا تھا آرٹ ایجوکیشن جو کہ ایک فیلڈ ہے, براڈ فیلڈ ہے, اور پھر میں نے بات کی تھی آرٹس ان ایجوکیشن. جب ہم آرٹ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہمارا مطلب ہوتا ہے ڈرائنگ, پینٹنگ, اسکلپچر, اس کے حوالے سے ہم ویژول آرٹ کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں. جب ہم آرٹس ان ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں پرفارمنگ آرٹ کی بھی, میوزک کی بھی, ڈانس کی بھی, ڈراما کی بھی. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, جو اس وقت مختلف قسم کی میڈیا کے انٹریکشن ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, تو یہ آرٹس کا اس پوری یہ بڑی فیلڈ جو ہے نا, یہ سب چیزیں جو ہیں اس ایک مجموعہ ہیں اس فیلڈ کی. تو اب آپ جب اس کو اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم فیلڈ ہے, کیونکہ ہماری زندگی کے ہر حصے سے اس کا تعلق ہے. To take up from what Mrs. Hashmi said just now, بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ٹیلی فون کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایپس بنے ہوئے ہیں, اور وہ جو ایپس ہیں وہ سب ویژول ہیں. اگر آپ فرض کیجئے ہر ایپ کے بجائے ہم الفاظ لکھ رہے ہوتے تو آپ کا پتہ نہیں وہ اسکرین کتنی بڑی آپ کو بنانی ہوتی, مگر وہ ایپ جو آپ بناتے ہیں جو کہ ایک ویژول ایپ ہے, اس کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس کو دبائیں گے تو یہ ہوگا. اور چھوٹے سے چھوٹے بچہ اور ہر طبقے کے بچے اس طرح کی لرننگ جو ہے آج کل کے زمانے میں, وہ اس کی آلریڈی میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ پیدا ہی ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں, جنریشن زیڈ یا کیا کہتے ہیں, میرا خیال ہے جنریشن زیڈ ہی کہتے ہیں, جو کہ 2002 کے بعد جو پیدا ہوئے لوگ, تو وہ سارے کے سارے ان میں اس طرح کے کوئی ایک انٹرنسک حص ہوتی ہے. ایک اور بات جو کین رابنسن نے بات کی تھی, اور مجھے بہت کین رابنسن کے بہت ساری ٹاکس ہیں جو کہ سب کو سننی چاہیے, کیونکہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک وہ ایجوکیٹر تھا. تو کین رابنسن کی بات سے ہٹ کے وہ جو ہماری ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب بچہ وہی بات کین رابنسن نے کی کہ جب بچہ بالکل تازہ ایک آتا ہے کلاس روم میں,
पहले दिन पहुंचा है, 4 साल की उम्र है, 3 साल की उम्र है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा, आर्ट का जो जब आर्ट एजुकेशन की कोई क्लास होती है, या फर्ज कीजिए आर्ट के जरिए आप दूसरे शोबे जो हैं वो सिखा रहे हैं, तो उसमें कोई आर्ट में कोई चीज सही या गलत नहीं होती है। दूसरी एक और चीज ये भी है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है, तीसरे बच्चे को देखता है कि वो क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे से वो सब सीखते हैं। तो ये कितना जबरदस्त एक मौका है कि जिसमें इस किस्म की एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उसके अंदर आंसर्स जो हैं, सवाल जो हैं, या जिस तरीके से क्लास के आखिर में कोई इवैल्यूएशन होता है, तो वो इवैल्यूएशन की शक्ल भी बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि आप किस चीज को कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, या ये सही है, ये सही नहीं है। हर चीज में आप कोई ना कोई अच्छी चीज, एक अच्छा उस्ताद ढूंढेगा कि जिसके बारे में वो बात कर सके। तो इसमें होता ये है, जो आपका सवाल था, मैं थोड़ी सी एक तरफ को चली गई हूँ, मगर जो आपका सवाल था वो बिल्कुल सही बात थी। केन रॉबिन्सन का ऑब्जर्वेशन कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होता चला जाता है जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है। और जो हम लोगों ने, जिन्होंने जैसे राबिया ने अब जिक्र किया कि भी जब आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका मोटिवेशन ही कुछ और होता है, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि मुझे बहुत दिलचस्प लगी है हमेशा, कि जिस इदारे में मैंने साल पढ़ाया, मैंने ये देखा कि वहां पे स्टूडेंट्स आते थे पूरे मुल्क के हर खित्ते से, और उनके बहुत मुख्तलिफ लेवल्स थे एजुकेशन के। कोई ए लेवल करके भी आया हुआ था, मगर कोई टाट के स्कूल से मैट्रिक करके एफए करके भी आया हुआ था। सबका वो उतना तो उनको 12 साल की पढ़ाई तो वो करके सारे के सारे आते थे। 1 साल लगता था जिसमें, जैसे राबिया ने कहा कि आप स्ट्रगल करते हैं शुरू में, मगर साल के आखिर में सब के सब एक सतह पे हो जाते थे। तो वो कोई चीजें हैं, वो तरीके हैं, वो मेथोडोलॉजीज हैं जिनके बारे में हम शायद बाद में बात करें, मगर ये एक हो सकता है और हमने आजमाया है कि ये हो सकता है। यानी आपने एक ही सफ में खड़ा कर दिया महमूद और याज को। हाँ, बिल्कुल। हालांकि हमारी पूरी कोशिश है कि हम तबकाती फर्क को बढ़ाएं इस मुल्क में, लेकिन आप वो फर्क कम कर रही हैं। देखें ना, ये बहुत बहुत बड़ा मसला है, बहुत मसला है। डॉक्टर रजिया, मुझे आपसे एक और मुश्किल सवाल करना है। वो ये है कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि बच्चा 3, 4, 5 साल का है, बिल्कुल उसका जहन कच्चा है, और उसको हम तरह तरह की चीजों से बहला फुसला के आर्ट की तरफ, इमेजिनेशन की तरफ लगा सकते हैं। लेकिन जब लम्स में बच्चे आते हैं, स्कूल ऑफ एजुकेशन में आते हैं, बिजनेस स्कूल में आते हैं, ह्यूमैनिटीज में आते हैं, तब वो किसी कदर पुख्तगी उनमें आ चुकी होती है, और जाहिर है वो सो कॉल्ड साइंसेस पढ़ रहे हैं, जिस तरह की भी वो साइंस पढ़ रहे हैं। तो क्या इसमें कोई आर्टिस्टिक तरीका कभी सोचा लम्स ने? कभी ठीक है हम बिजनेस पढ़ाते हैं, लेकिन आर्टिस्टिक तरीके से पढ़ाएं इसको, या आर्ट जो है उसको लम्स की गेट से बाहर रखें और यहाँ आके आप रियाजी और लॉ पढ़ें, और बाहर जाके फिर आपने जो आर्ट वार्ट करना है वो बाहर आप कर लीजिए। आई थिंक के टाइम के साथ मैंने अभी रिसेंटली ही लम्स ज्वाइन किया है, सो मैं माजी के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन the fact that my background is in the arts and I'm in a school of education says that there is एक क्या कहते हैं एस्पिरेशन है इस चीज़ को डेवलप करने की। और मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से perhaps प्रोफेसर हाशमी हैज आल्सो बीन इन्वॉल्व, यहाँ पे एग्जीबिशंस का भी सिलसिला शुरू हुआ है। और मैं ये नहीं समझती हूँ कि लम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो कंपार्टमेंटलाइजेशन को अच्छा समझा जाता है। आई थिंक कि यहाँ पे प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूट जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनैरिटी को अच्छा समझा जाता है, और उसमें आर्ट्स की जगह मेरे ख्याल से है। एंड देन ऑल्सो इन द humanities and social sciences school, there are people who are also researching the arts and from a heritage and art history perspective, और इसमें courses भी offer होते हैं। तो बिल्कुल I think कि एक mindset की बात है ना, और mindset जब institutional होता है तो उसमें बहुत सारी capacity होती है build करने की और आगे बढ़ने की उस area में।
تو آپ اسکول آف ایجوکیشن میں ایک آرٹ کا کمپوننٹ ہی ایڈ کروا دیں کہ سب کے لیے پڑھنا لازم ہے, جیسے سوشل اسٹڈیز ہے یا انگلش ہے, اردو, ہم سے کچھ آرٹ پڑھنا بھی سب کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر ڈگری نہیں مل سکتی. کتنا لطف ہے, کتنا لطف ہے. رابعہ, مجھے آپ سے, ویسے تو باقی بھی یہاں پہ سب استاد ہیں, اور میں نے جان بوجھ کر لفظ استاد استعمال کیا, استانی استعمال نہیں کیا, کیونکہ ہماری جو استانی ہیں ڈاکٹر عارفہ, وہ کہتی ہیں بھئی ہر شعبے میں صنف کی تقسیم ضروری نہیں ہوتی, شاعر شاعر ہوتا ہے, اب کیوں اس کو شاعر شاعرہ یا استاد استانی کہتے ہو. مجھے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ جن نوجوانوں کو یا نوجوانیوں کو آپ پڑھاتی ہیں, میرا امپریشن یہ ہے مسز ہاشمی کی بات سے کہ ان لوگوں, وہ لوگ جو ہیں اپنی سراؤنڈنگز کے بارے میں زیادہ حساس ان کو ہونا چاہیے, وہ زندگی کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھنے کی ان میں ایک کاوش ہونی چاہیے. بھئی یہ دیوار ہے تو جو آرٹسٹ ہے وہ شاید اس کو ایک کینوس بھی سمجھے, کچھ اور سمجھے. تو میرا سوال آپ سے یہ کہ جن کو آپ پڑھاتی ہیں, کیا وہ زیادہ اویئر ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے, یا جو پہلے بات ہوئی کہ آرٹسٹ ان کے ذہن میں آتے ہیں گھمنڈ سا کوئی ہے, بال بکھرے میں, وہ کونے میں کوئی کچھ اپنا کام کر رہا ہے اور اس کو بالکل دنیا مافیا سے بے خبر ہے وہ. So do you think today's artists, young artists that you are training and teaching, are they more aware or are they less aware of their surroundings and what's happening in the world? Okay, so you see, we need to maybe perhaps understand first that creativity is not just the domain of the arts. Creativity can happen in business, it can happen in computer science, and it is already. It is happening in, you know, all these other kinds of inventions in biology, in medicine. Having said this, when you come to an art school, जो by default वो जो पे तारीख कर दिया जाता है ना, एक honorific सा title that you're an artist, कभी-कभी that is very damaging and very, very detrimental if we're talking about higher education. You see, K through 12 is another discussion and we can talk about it. But you see, an art school does, a good teacher, a good curriculum, good administration, you know, steers the path in a way कि आपको वो structures, वो ideation, वो design thinking के tools, वो mental structures provide करता है that you start thinking differently. You start looking at other perspectives. You start opening up. Your mind opens up. So yes, you know, to answer your question very briefly, an art school or any kind of liberal arts or humanities education, I would say, does open you to multiple perspectives. It gives you that flexibility. It gives you the insights and the kind of mental capacity to think through things and be looking at other kind of possibilities in opportunities or in experiences. So I guess that is what's extremely important. And so yes, so people who really kind of grapple with this and are able to understand what it means are able to deal with are able to kind of then adopt ways of being that are different, are able to kind of then see differently, are able to articulate differently. Unka expression pe, obviously, you see, and having said this, you see, it's not just an art school that nurtures creativity. Social media is perhaps one of the biggest examples that we can give ourselves, whereby, you know, a person who sells fruit or a rickshaw wala or even a mathematician can be an artist because he or she is able to grab attention in popular culture. And I think that too, and if they're able to sustain it, they're as much of an artist as anyone who's spent maybe 40, 50 years training in the profession, being kind of invested, who's invested in the system. So I guess, yes, it's a way of being. It's a way of thinking. And if you're able to kind of nurture that, cultivate that thing in you, by all means, anyone can be an artist. And it's very difficult. You see, it doesn't happen by default. Way of being, you know, artist is a way of being. That's a wonderful way to put it. Yes. And also, I'd like go ahead. Just a little anecdote. Just 2 days ago, one of my friends who's a chemical engineer, he started calligraphy. और उससे मेरी बात हो रही थी, and he just randomly said to me, you know, this thing, this act of doing calligraphy is not just kind of writing text. It has taught me mizan. Mizan is measure. It has taught me harmony. It has taught me patience. So you know, just wanting to kind of further elaborate on the fact that it is, you know, all these things are disciplines that teach you to be a certain way. And it really kind of, what he said, I just thought I really should share here. Excellent. So that professor was right when he said you can't do chemistry until you memorize Shakespeare.
So maybe he's done so many things. Can I add to that? Please, so I go think ahead, that's go a ahead. great example. Your professor who said कि chemistry को नहीं कर सकते हैं, और Rabia के जो example है, this is a great example of arts in education. So as a technical term, it refers to जब Professor Hashmi was talking about geography या mathematics को art के assistance या arts के क्या कहते हैं intervention के through पढ़ाना. अब ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत अच्छी, अगेन लाइक ऑल टीचिंग, एक बहुत अच्छी तरीके से भी करी जा सकती है और बहुत ही लिमिटेड तरीके से भी करी जा सकती है. इसके अंदर वी कैन गेट इनटू अ टेक्निकल मोर ऑफ अ डिबेट इन द मे बी द नेक्स्ट लेटर ऑन, बट ये दिस इज, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट एज एन एग्जांपल. और राबिया ने एक और दिलचस्प बात की कि बाहर छाबड़ी वाला जो है या रिक्शे वाला, वो भी आर्टिस्ट हो सकता है. और अगर आप में से किसी को ये शक है तो आप लाहौर शहर में किसी रिक्शे के पीछे कोई शेर पढ़ लें या किसी ट्रक के पीछे कोई महबूब का शेर पढ़ लें, तो आप जान जाएंगे कि ये आर्टिस्ट आदमी है जो उसने महबूब का बारे में शेर लिखा हुआ है. मिसेस हाशमी, इमेज को ही देख लें, आप किसी रिक्शा के पीछे इमेजेस को देख लें, आप पूरे फोक आर्ट की जो एक पूरी दुनिया है, हर ट्रक के पीछे, हर रिक्शा के पीछे, हर जगह पे उसको एक तरह से कि संवारने का एक अंदाज है ना, और उसके अंदर तरह तरह की चीजें हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल कमेंट्री भी है, उसके अंदर सूफियाना एक उसका पहलू भी है, उसके अंदर अजीब अजीब गुलाब के फूल भी बने हुए हैं, मतलब हर तरह की चीज जो है ना वो पेश की गई है. अब आखिरकार वो किसी एक आर्टिस्ट ने किया है, या ये जो साइन बोर्ड पेंटर्स जो कि अब हमें नजर नहीं आते, मगर आप देखें तो सही कि वो क्या पेशकश, हर हफ्ते एक आप रिगल के चौक के ऊपर जाते थे तो वहां पे इतना बड़ा एक साइन बोर्ड आपको वो मिलता था. तो ये सारी बातें जो है करने, इसमें मैं जरा सी एक चीज ये कहना चाहती हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी जो कि बहुत, जिनके नाम पे मेरा ख्याल है सलीमा का नाम रखा गया, साइंसदान थे, केमिस्ट थे, उन्होंने खुद मुझे बताया, एक तो ये वो गाते थे, वो नाचते भी थे, जैसे कि शाकिर अली भी नाचते थे और जो कि आर्टिस्ट थे. और डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी ने मुझे बताया कि उनको कैसे मिनिएचर पेंटिंग करने का तरीका उन्होंने सीखा था, और वो एक पेंटर भी थे. उनकी तस्वीर जो हैं उनकी नुमाइश भी हुई जर्मनी में. तो थे तो वो साइंसदान, मगर वो एक आर्टिस्ट भी थे, बल्कि ब्लू राइडर ग्रुप एक बड़ा मशहूर एक मूवमेंट था, उनके साथ उन्होंने एग्जिबिट किया जर्मनी में. इसी तरह से शाहिद जलाल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, मगर बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट भी थे. और एक छोटी सी बात जो नौजवान सुनने वाले उनके लिए, कि अगर आप जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं किसी भी फील्ड में, बारिंग पीस प्राइज, फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में, तो अगर आप उनको स्टडी करें तो उसमें से बेशतर लोग वो हैं जो आर्टिस्ट भी थे या म्यूजिशियंस थे या पेंटिंग करते थे. तो वो जब साइंस नहीं करते थे तो फिर वो आर्ट भी करते थे. और फिर जाहिर है, जैसे हमने कहा कि केमिस्ट्री और शेक्सपियर की का एक रब. मिसेस हाशमी, मुझे आपसे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना है, क्योंकि लम्स का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे नौजवान यहाँ ऐसे होंगे जो बीबीए कर रहा होगा या एमबीए कर रहा होगा, और उनको फिक्र इस बात की कि भाई हमने रोटी कमानी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ये किन चक्रों में हमें आप डाल रहे हैं, नीले पीले गुलाबी बूटे और पेंटिंग और शायरी, ये तो शायराना बातें. मेरा सवाल आपसे ये है, पाकिस्तान के लिए जहाँ पे तरक्की का मतलब सिर्फ ये है कि हमारा ज़र मुबादला कितना बढ़ गया है, डॉलर की कीमत क्या है, और कितने अंडरपास बन गए हैं, और कराची डूब चुका है, हमारी जो विजन है डेवलपमेंट के, वो सिर्फ वो जमीनी डेवलपमेंट के ऊपर आकर रुक जाती है. तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आर्ट कितना इंपॉर्टेंट है सिखाना बच्चों को, या बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को भी, मैं लम्स के बच्चों को या यूनिवर्सिटीज को बड़ी कहूंगा, उनके लिए आर्ट एजुकेशन एक ऐसे मुल्क में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जहाँ पे सबकी नजरें सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर ही हैं, नौकरी, उनको सिखाना कितना जरूरी है और कितना प्रैक्टिकल है? ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि लम्स में मैं किसी जमाने में काफी 15-20 साल पहले गर्मियों में वो एक कोर्स करते थे, समर कोर्सेज जो उनके होते ना, उसमें आर्ट अप्रिसिएशन भी एक था जो मैंने पढ़ाया 2-3 दफा. तो उनमें से किसी ने पूछा इसी किस्म का सवाल, मेरे ख्याल में कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था या बिजनेस का स्टूडेंट था, कि भाई ये फायदा कोई है, मतलब मैं समझ गई कि भी इनको नफा नुकसान का
कोई इनको कोई मैंने उनको बताया कि भाई कई साल पहले मैं अलहमरा में पहली दफा मैंने एक ड्रामे में हिस्सा लिया और मैं उस जमाने में एनसीए में पढ़ती थी, मैं स्टूडेंट थी, सदियों पहले की बात। तो अलहमरा में एक नुमाइश हुई, उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान भी था हमारे साथ, तो वहां पे एक बंगाली आर्टिस्ट की पहली नुमाइश थी और मुझे उसकी तस्वीर बहुत पसंद आई। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने ड्रामे में जो हिस्सा लिया था पहली मर्तबा कमाई की थी 300 रुपए, जो उस जमाने में मेरे हिसाब से बहुत पैसे थे। वो पेंटिंग जो मुझे पसंद आई वो 500 की थी, तो मैं जरा खुश शक्ल भी थी, तो मैंने उनके पास जाके तो अपनी आंखें यूं यूं करके की और मैंने कहा जी मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं, लेकिन तस्वीर आपकी बहुत अच्छी है। तो बस उनको सोचा कि ना तो वो मुझे नहीं कर सकते, उन्होंने कहा आप ले लें, तो वो तस्वीर मैंने ले ली। कई साल पहले बाद वो आर्टिस्ट जब बांग्लादेश में वो आए लाहौर, यहाँ पे बिएनाले था, मुर्तजा बशीर रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, वो बहुत बांग्लादेश के माने हुए आर्टिस्ट जब तक थे। तो वो आए और खाने पे आए तो उन्होंने वो अपनी तस्वीर देखी जो मेरे यहाँ ड्राइंग में लगी, तो कह लगे अरे अरे ये तस्वीर तो तुम्हारे पास है। तो मैंने कहा जी मैंने 300 रुपए मिली थी। कहने लगे 2 लाख टका में मुझे बेच दो। तो मैंने कहा नहीं दिस इज नॉट फॉर सेल। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को कहा कि भाई नफा भी हो सकता है अगर आप सूझबूझ रखते हैं। तो उनमें से एक शरारती लड़का कहने लगा इसका मतलब है ये जो कोर्स मैं कर रहा हूँ इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि किस तस्वीर में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने कहा मुमकिन है आपको एक से ज्यादा कोर्स करना पड़े, लेकिन जो आज सवाल आप पूछ रहे थे वो ये है कि एक मुकम्मल इंसान बनने के लिए मेरे ख्याल में जितनी भी सलाहियतें हैं आपकी, उन सब को पॉलिश करना, उन सब से कुछ ना कुछ हासिल करना जो है वो एक अक्लमंदी की बात है। तो लिहाजा ये जो नौजवान लड़के और लड़कियां आते हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि भाई एक तरफ तो जरिया माश है जो भी आपका काम है, लेकिन ये कि भाई आपको ये ना लगे जब जिंदगी के दिन आगे निकल जाए कि भाई कोई कसक बाकी है। तो इसलिए जब मैं देखती हूँ कि इवनिंग क्लासेस में मसलन फैज घर में ज्यादातर लोग कौन आते, डॉक्टर आते हैं मौसीकी सीखने। देखिए चर्चिल पेंटर था पार्ट टाइम, वैसे तो हिटलर भी था लेकिन दफा करो। तो द थिंग इज कि जिंदगी में शीरीनी पैदा करने के कोई ना कोई बहाने होने चाहिए, और फनून लतीफ़ा से बेहतर क्या चीज हो सकती है कि आपको समझ आ जाए कि जिंदगी को गुजारने का सलीका जो है वो किस तरह से पैदा करना है। अभी मैंने एक सवाल देखा था, किसी ने पूछा था कि भाई आर्टिस्ट वो टीचर्स जो हैं किस तरह अपने और चीज़ों में तालीम में फन को जगह दे सकते हैं। इसी तरह से कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आपके हैं उनको इतनी खुद एतमादी पैदा करें कि वो अपने मुशाहिदे से कोई ना कोई नई चीज़ से लुत्फ अंदोज हो, चाहे वो एक नॉवल है, चाहे एक मौसीकी का टुकड़ा है, चाहे एक तस्वीर है। उनसे कहें हर हफ्ते भाई तुमने एक कोई ना कोई फन का कोई ना कोई नमूना क्लास में लेके आना, एंड देन शेयर इट एंड डिस्कस इट। और कुछ पता नहीं, एक शख्स जो कहे कि भी ये क्या सुरीली आवाज है, 2 लोग कहे कि भी ये तो नायत बेसुरा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई मुमकिन है कि आपकी पसंद दूसरे की पसंद ना हो। तो एक जो है ना टॉलरेंस पैदा करने का भी जो तरीका है वो भी फनून लतीफ़ा जो है उसमें काम आता है कि भी यू लर्न कि भाई कितने मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं, उनकी पसंद नापसंद कितनी मुख्तलिफ हो सकती है। तो हाँ, जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके हैं। नाज़िर शताउल्लाह साहिबा, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने किसी पौध को, किसी नस्ल को किसी चीज से मुतनफ़र करना है तो स्कूलों कॉलेजों में वो पढ़ा दें, तो सारी जिंदगी वो लोग वो चीज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो इस कदर सूखे तरीके से पढ़ाया जाता है। जो अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ेंगे 9वीं 10वीं में, कभी इलामा का कलाम फिर नहीं पढ़ेंगे। वो तो ज़ियाउल हक ने फैज साहब को बयान रखा तो फैज साहब ने शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरा कलाम नहीं पढ़ाया,
लेकिन उर्दू पढ़ाते हैं, रियाजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बच्चे उससे मुतनफ़र हो जाएंगे क्योंकि स्कूल में डंडा मार के पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ पढ़ाते हैं बेशतर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आर्ट्स की जो तालीम है ये क्या फॉर्मली करनी चाहिए या इनफॉर्मल ही करना चाहिए, ताकि बच्चों की डिफेंसेस जरा बच्चे नर्म रहें मिजाज उनका, उनको ये महसूस ना हो कि असाइनमेंट है, नंबर हैं, कल जमा करानी है, टीचर डांटेंगे, वो फर्स्ट आया मैं सेकंड आया। सो इज इट फॉर्मल और इनफॉर्मल, व्हाट डू यू थिंक? देखें अदील, दोनों चीजें एक साथ 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 चलती हैं, फॉर्मल भी हैं क्लासरूम के हवाले से, इनफॉर्मल भी हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि जो आपका उस्ताद अगर है, अगर उसके अंदर ये हिस्स है या उसकी समझ है या वो जानता है कि किस तरीके से मुझको ये अपना ये वक्त गुजारना है या मुझे पढ़ाना है, तो भाई आप अपने बच्चों को लेके अगर आप उस स्कूल की हद से बाहर ही निकल के कहीं पे चले जाएं और उनको दिखाएं कि ये देखें ये आपकी सड़क है, ये आपका आसमान है, ये यहाँ पे फूल उग रहे हैं या ये यहाँ पे खेत हैं, इनको ये टहनी को तोड़ के जरा सा देखो तो सही कि ये क्या चीज होती है। अब उसका एक तरह से रेलेवेंस जो है, यानी वही वाली बात, शायद ऑब्जर्वेशन वाली बात, जब आप वो उस बच्चों को जो उनकी अपने इर्द गिर्द चीजें हैं उसकी एक तरह से कायम करेंगे, एक रेलेवेंस बनाएंगे, तो वो बच्चे का अपना दिल जो है ना और अपना दिमाग जो है वो उसके अंदर ज्यादा दाखिल होगा। अगर आप फर्ज कीजिए बच्चों को ले जाके और आप किसी एक जगह पे किसी कोई एक बिल्डिंग दिखाएं या कोई एक आर्किटेक्चर दिखाएं या आप कहीं पे किसी छोटे से म्यूजियम में चले जाएं, कहीं ना कहीं पे ये चीजें होती हैं। मैं सिर्फ वैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, शहर के बच्चे जो हैं वो तो जाते हैं म्यूजियम को, मगर मुझे नहीं मालूम वहां पे उसको अजायब घर हम कहते हैं, वो अजायब घर में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जिसमें हर बच्चा जो है उसको देख के और हैरान होता है और खुश होता है और इंक्विजिटिव होता है कि भाई ये क्या चीज है। और अगर उस्ताद उसका एक अच्छा उस्ताद है तो वो पहले से तैयारी करके जाता है, उसको बताता है कि ये फला जगह से ये आई है, इसका ये हिस्ट्री ये है, इसका ये मकसद था, वगैरह वगैरह। मगर इनफॉर्मल और भी तरीके हैं जो कि आप शायद उसके बारे में हम इतना सोचते नहीं है, मगर हमें सोचना चाहिए। आम तौर पे गांवों में, देहातों में, हर जगह पे बहुत सारी औरतें और बहुत सारे मर्द, जैसे कि मैंने शुरू किया था और आपसे ये बात की थी कि भाई एक जुलाहा भी है, एक जूते बनाने वाला मोची भी है, ये सब वाकिफ हैं उससे, मगर उन चीजों को उठा के उसकी कदर हम कहाँ करते हैं। या आपकी माँ जो है वो बैठ के टांके लगा रही है और कोई ना कोई चीज सी रही है, शायद आपकी अपनी बहन का जहेज ही वो क्यों ना बना रही हो। यहाँ पे साला साल खवातीन जो हैं सिंध में मिसाल के तौर पे, वो अपनी लड़की के लिए एक गज बनाती हैं, खुद बनाती हैं और पूरी की पूरी चीज को एम्ब्रॉयडर करती हैं। या ये जो आप चले जाएं स्वाति, आपके जो ये हैं फुलकारियां हैं, या पोटोहार की आपकी फुलकारियां हैं, ये सारी की सारी घर पे बनती हैं, ये किसी फैक्ट्री में तो नहीं बन रही हैं। और वहां पे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, वो ये सारी चीजें उनके सामने हो रही हैं और अक्सर वो बेशतर वो कुछ ना कुछ उसमें कर रहे होते थे। एक मेरा शागिर्द है मोहम्मद अली तालपुर, अब तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वो कहता था कि मैं तो अपनी माँ के लिए जब वो टांके लगा रही होती थी और जब वो रिल्ली बना रही होती थी तो मैं भी उनके साथ शरीक हो जाता था। तो ये भी एक इनफॉर्मल तरीका था लर्न करने का। एक मेरे मियाँ के एक दोस्त थे जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए, तो वहां पे सर्दी आ गई और बहुत सर्दी थी और वहां पे ऊन उन्होंने कहीं से जो भी इंडियंस का CSD था या क्या था वहां से मुहैया किया ऊन। तो उसने कहा कि मैं आपको मोजे बना के और मैं आपको निट करके दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अबे तुमने कहाँ से निटिंग सीखी? तो उसने कहा मैंने निटिंग सीखी क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो निट करती थी घर पे, और जो उनके पास पैटर्न की किताबें थी या जो भी चीज थी वो मुझसे कहती थी ये मुझे पढ़ के बेटा बता कितनी दफा मुझे निट करना है, कितनी दफा पर्ल करना है, अब मुझे क्या करना है, अब क्या क्या करना है। तो उन्होंने कहा मैंने इसी तरह से सीखा। मेरे वालिद ने कभी बेहतरीन खाना पकाते थे, आफ्टर ऑल वो भी तो एक आर्ट है ना, द आर्ट ऑफ क्विजीन। तो भाई कहाँ से सीखा? तो किसी स्कूल में तो नहीं गए थे सीखने के लिए, जायके से सीखा
या अपनी वालदा या अपने घर के अंदर जैसे हलवे बन रहे होते थे या पुलाव बन रहा होता था, ये जो भी चीज थी उससे सीखी। तो ये सारी बातें जो हैं ये वो उस फॉर्मल दायरे से हटके एक वो इनफॉर्मल दायरे की हैं, मगर इन सब का आपस में एक ताल्लुक है। डॉक्टर रजिया, ये तो कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच का कुछ रास्ता है आर्ट वार्ट का। तो आप चूंकि आर्ट से ताल्लुक है और इदारा ऐसा है कि जो आर्ट स्कूल नहीं है सो टू स्पीक, तो जिस तरह बाकी साइंसेज या बाकी मज़ामीन सिखाते हैं, आर्ट को वैसे ही सिखाया जाता है लम्स में। तो कैसे पहुंचाएं, सराहियत कैसे करें आर्ट की लम्स के बीच में, ताकि लोग जो हैं वो इस जागी से भी जिंदगी को देखना शुरू करें? Through collaboration with practitioners primarily, because I think कि ये एक मुझे भी चीज लगी है throughout my career के जो art practitioners और art academia है वो बाकी हर चीज से बाकी academia से और industry से और बहुत सारी उसकी जो not only practical but उसकी जो everyday sort of applications हैं उससे थोड़ी सी disconnection है। इसमें I think one of the things that we keep forgetting, and मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगी डिस्कशन में if you allow, प्रोफेसर हाशमी ने कहा कि एक मुकम्मल इंसान, तो मुकम्मल इंसान के हवाले से अगर आप एकेडमिक रिसर्च को देखें, गोइंग बैक टू दैट होल आइडिया कि चीज़ें डिसिप्लिन ज़्यादा से ज़्यादा आपस में उनकी बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं। सो फॉर एग्जांपल एक डिसिप्लिन है एकेडेमिया में, एजुकेशन में ही, विच इज़ कॉल्ड पीस एजुकेशन। आपने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से क्यों ये ज़रूरी है ये आर्ट वगैरह। सो वो इसलिए भी इसके ऊपर तो रिसर्च हो रही है, इस रीजन में रिसर्च हो रही है हमारे नेबर ममालिक मुल्क में, और उसके अंदर काफ़ी देर से ये रिसर्च हो रही है कि आर्ट से, ठीक है आपने नरमी की बात करी, लेकिन उस नरमी किस चीज को वो कॉन्स्टिट्यूट करती है? उसमें एक ह्यूमन एम्पैथी, एक रिलेशनैलिटी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना एंड एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, ये सब चीजें जो हैं ये these are kind of things which are missing you know in the overall education system. So in that regard बहुत ज़्यादा इसकी sort of एक application के लिए opportunity है। अब yes, I don't believe that we have to operate only in a discipline specific place to do that. I think that this is a time of collaboration, and COVID-19 ने इस चीज को बिल्कुल it is really highlight कर दिया है उसने इसको कि collaboration को हम escape नहीं कर सकते हैं, और जो काम collaboration के through हो सकते हैं वो अकेले में कम हो सकते हैं। प्रोफेसर हाशमी ने imagination की बात करी। अब imagination एक तोहफा तो नहीं होता, imagination एक elastic चीज है। अगर आप अच्छे सवाल पूछेंगे, किसी ने पूछा कि किस तरह से आप इन्फ्यूज कर सकते हैं आर्ट्स को या किस तरीके से अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं, सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट इज रियली इम्पोर्टेंट इज व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग व्हाट एवर द एज ऑफ योर स्टूडेंट, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है। और आई थिंक बड़ों के साथ तो और भी ज्यादा जरूरी है। आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो कच्ची सी उनकी होती है अंडरस्टैंडिंग। मेरे तो ख्याल से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, विजुअल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उसके बारे में बड़ों से काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं। और जैसे केन रॉबिन्सन ने कहा कि स्कूलिंग सिस्टम जो है वो उसको थोड़ा सा घिसा देता है या कुछ जगह ज़्यादा घिसा देता है। So this is really an opportunity to actually connect across fields, and I would say कि ये तरीका और बहुत अच्छी चीज़ है कि एक नॉन आर्ट स्कूल में आर्ट्स के ऊपर बात हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर रजिया, जो इंटरिम डीन है आपके, डॉक्टर फैसल बारी हमारे दोस्त हैं, उनसे कहें ये 3 लोग बैठे हैं, इनको फौरन बुलाएं और स्कूल ऑफ एजुकेशन में एक पूरा कंपोनेंट शुरू करें फौरन। मैंने खुद वॉलंटियर कर दिया इन तीनों को स्कूल ऑफ एजुकेशन के लिए बगैर उनसे पूछे। राबिया, वी हैव टाइम फॉर वन मोर क्वेश्चन, बट यू गेट 2 क्वेश्चंस। एक तो मारिया बाबर ने एक सवाल पूछा है, वो हवाला भी दिया डॉक्टर रजिया ने उसका, but I want to throw that question to you. Maria Baba wants to know, how can educators strengthen the infusion of arts while educating students? Any top 3 strategies that you can recommend?
Strategies to infuse arts in a non-art curriculum, you mean? Or in any art curriculum, and how can we infuse art in students? यहाँ पे तो किसी से आर्ट की बात करो तो वो काटने को दौड़ता है unless वो NCA. From the top of my head, the three maybe strategies that come to my head are maybe good teacher training. I think a good teacher really can get into minds and steer. Second is to be arranging or having informal ways of learning, having movie sessions, poetry, reading sessions, having like extracurricular activities, and perhaps the third one is a kind of a general opening up, calling over parents, calling over the administration, calling over non-art institutions to art schools, and art schools going to non-art institutions, to be able to see the possibilities and opportunities of collaboration and connection. And because I guess that really is the forte of what we try to do. What's the second one? हमारी दोस्त नाहिद सिद्दीकी बहुत नाराज होंगी, आपने डांस का नाम नहीं लिया, डांस भी शामिल कर दें, अब तो डांस कर सकते हैं, आपसे बहुत साल पहले बड़ा खतरे में. Of course. Absolutely. No, absolutely. I meant all forms of arts. एक आपसे I have time for one more question, which is मैं तो बिल्कुल इंसान को अपनी जहालत का इतराफ करना चाहिए, मैं भी जाहिल हूँ, पढ़ने वाले सुनने वाले भी शायद कुछ मुझ जैसे होंगे, बाकी तो मुझसे पढ़े लिखे होंगे. आर्ट, क्राफ्ट एंड डिजाइन, मुझे तो ये सब एक से लगते हैं, इनमें कोई फर्क है? दिस इज आर्ट, दिस इज क्राफ्ट, दिस इज द डिजाइन. आर दे डिफरेंट और आर दे जस्ट द सेम फॉर ए ले पर्सन लाइक माई सेल्फ? This is like a question for a lifetime, but in a nutshell, I would choose to believe, and I'm sure everyone has a different opinion on this, they're really one and the same thing. They're used interchangeably, but इनकी जो perception है या इनकी जो associations हैं, they vary, and I think that becomes very dangerous also, because when we associate something to a craft, or when we associate something to arts, or we associate something to a design, that is when we start limiting things, and we start and as soon as you see, when we start giving names to things, वो sacred बन जाती है हमारे लिए, और फिर उसको ही capture करने में we tend to lose the fundamentals of why it began. So I think the safest way to be is to think that they're all the same. Having said that, this is a long discussion. ओके, ये अभी पार्ट 1 है, अभी अगले हफ्ते हमारा पार्ट 2 होगा जो सुनने वाले हैं. लेकिन मुझे एक सवाल और पूछना है, कसम उठा लें, ये आखिरी सवाल है. मैं गुज़िश्ता 4 सवालों से कह रहा हूँ कि आखिरी सवाल है, but this is for each one of you, one sentence. Mrs. Hashmi, if you had one wish regarding arts in this country, what would you wish for? What would you want to happen in this country regarding art? That's a good one. That's a very good one. I think possibly it should be written into the Constitution that it is the right of every child, man, woman, to have freedom of self-expression, and that art is the safest place in which embodies that right of self-expression. ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में से होना चाहिए, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना चाहिए. हम तो वैसे नहीं मानते, जब हमारा दिल करता है हम ले आते हैं आइन को, जब दिल ना करे तो पसे पुश डालते हैं, बट दैट वुड बी अ गुड स्टार्टिंग प्लेस. नाजिर साहिबा, व्हाट्स योर विश? व्हाट वुड यू वांट? भाई, माय विश वुड बी कि जो हमारे इस वक्त जो भी करिकुलम बनाने वाले लोग हैं, उनको आर्ट को उसके बारे उसका हिस्सा उसके अंदर होना चाहिए. बहुत ही जरूरी है कि ऑल द आर्ट शुड बी इंटीग्रेटेड वेल विद इन द करिकुलम. और इसकी बहस, जैसे कि राबिया कह रही है, बहुत वसी बहस है, किस तरीके से होगा, कौन करेगा, कहाँ पे होगा, और उसको फिर पूरी चीज को उधेड़ने की जरूरत है, उसको अनपैक करने की जरूरत है कि कैसे ये एक हिस्सा बन सकता है हर तरह की लर्निंग का. डॉक्टर रजिया, आपके तो स्कूल ऑफ एजुकेशन की 2 हमारी दोस्तें हैं, वो उस कमेटी का हिस्सा थी जहां पे जो SNC है, सिंगल नेशनल करिकुलम, वो उन्होंने बनाया. बट एनीवे, दैट्स अनदर थिंग. आपकी क्या ख्वाहिश होगी आर्ट्स के हवाले से इस मुल्क में? इफ यू हैड अ विश, व्हाट वुड यू विश फॉर?
आई थिंक बहुत सारी बातें तो आई थिंक प्रोफेसर हाशमी और प्रोफेसर तावला ने एड्रेस कर दी हैं. मैं ये कहूँगी कि आई थिंक कि इस सब्जेक्ट के ऊपर पब्लिक डिस्कोर्स नहीं है, या अगर है तो वो एक छोटी सी पब्लिक जो कि आर्ट्स की पब्लिक है उस तक महदूद है. सो आई थिंक दैट एक हेल्थी पब्लिक डिस्कोर्स होने की ज़रूरत है इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन और डिसिप्लिन्स के लोगों को भी उसमें शामिल होना चाहिए और कंसिस्टेंटली और एक पूरी उसकी एक नैरेटिव फॉर्मेशन के अंदर कोलैबोरेशन होनी चाहिए माइंड्स की. Excellent, excellent. Rabia, very quickly, what's your wish, or are you too young for that? No. Too very quick. But maybe I am. Lekin one wish is to really make teachers understand the possibility of what our art, this entire deal is, this phenomena, and not just restricted to, the decoration of softboards. There's much, much, much more to it. As I said earlier, also, it's a way of being. Just reiterating. The second wish is for artists or for people who claim to be artists to be a little more conversant, to be able to understand even to a layman what they do, because वो gap बढ़ता जाता है. जैसे आप educate होते जाते हैं उतना ही gap बढ़ता जाता है, and you start becoming you develop elitist kind of mindset. So that integration, I think, to be able to make yourself understand to the simplest of minds, I think that is a wish, really. ओके. आप सबका बेइंतहा शुक्रिया. ये हिस्सा अव्वल था हमारी गुफ्तगू का, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी अभी हिस्सा 2 है, तो आपका शुक्रिया आधा हुआ है, अभी आधा शुक्रिया अगले हफ्ते हम करेंगे. और जो देखने वाले हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज सेंड अस क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट वीक. होपफुली अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे. यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज करें अगले हफ्ते. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लम्स लाइव, एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक.